सर से या फिर अरविंद राय सर के पास से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम आज 10 साल बाद भी उसे इतना चेरिश कर रहे हैं। उसका रीज़न डेफिनेटली ये है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ लेसन्स वहाँ सीखे हैं जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आज भी हमें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने में हेल्प करता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या नाम है? बेल कोलमैन साइकिल, दैट इज रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल को रिवर्स करने से मेरे को एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल मिल जाती है। तो इसी प्रकार से अगर मेरे को वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल चाहिए तो किस साइकिल को रिवर्स करने से मिल जाना चाहिए? रैंकाइन साइकिल को रिवर्स करने से मिल जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। मिलना चाहिए कायदे से हमको रैंकाइन साइकिल को रिवर्स करने से। लेकिन हम देख लेते हैं कि रिवर्स्ड रैंकाइन साइकिल कैसे बनेगी। राइट हैंड साइड पे कंप्रेशन होगा, ठीक है। 1 से 2 हो गया कंप्रेशन, टू से 3 कौन सी प्रोसेस होगी? हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहां है मेरे भाई? कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड। उसके बाद आता है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। वन, टू, 3 एंड 4, दैट इज द रिवर्स्ड रैंकाइन साइकिल। अब यदि दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब यदि मेरे को रिवर्स्ड रैंकाइन साइकिल चाहिए तो 1 से 2 के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? कौन सी डिवाइस लगानी पड़ेगी? 1 से 2 के बीच में मैं लगाऊंगा कंप्रेसर। 2 से 3 के बीच में हीट एक्सचेंजर, जिसको हम कहते हैं कंडेंसर। हीट एक्सचेंजर जिसको हम कहते हैं कंडेंसर, करेक्ट है। 3 से 4 के बीच में क्या लगाएंगे? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, तो 3 से 4 के बीच में मेरे को लगाना पड़ेगा टरबाइन। और 4 से 1 के बीच में क्या लगाऊंगा? हीट एक्सचेंजर जिसको हम कहते हैं इवेपोरेटर, करेक्ट है। दोस्तों रिवर्स रैंकाइन साइकिल इज नॉट वीसीआर। रिवर्स रैंकाइन साइकिल इज नॉट वीसीआर। वीसीआर साइकिल में क्या होता है, चलिए मैं उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। पहले वीसीआर साइकिल में आपको चाहिए एक कंप्रेसर, जो कि रिवर्स रैंकाइन में भी चाहिए। तो आप लगा लो एक कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद आप रिवर्स रैंकाइन में क्या लगाओगे? हीट एक्सचेंजर, जहां पे कि वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस हीट एक्सचेंजर को हम कहते हैं कंडेंसर। तो यहां पे हमने लगा लिया कंडेंसर। कंडेंसर, कंडेंसर के बाद आप क्या लगाओगे 3 से 4 के बीच में? तीन से 4 के बीच में आप लगाते हो टरबाइन, लेकिन एक्चुअल साइकिल में नहीं लगाते हो। एक्चुअल साइकिल में आप लगा देते हो एक थ्रॉटलिंग वॉल्व, यानी कि एक पाइप लगा देते हो बस।
ये पाइप क्या करेगा, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट को निकाल के, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हुए इवेपोरेटर में ले जाएगा। इवेपोरेटर में ले जाएगा। तो आपने क्या किया, रिवर्स रैंकाइन साइकिल में आपको 3 से 4 के बीच में टरबाइन लगाने की आवश्यकता थी। ठीक है, टरबाइन में कौन सी प्रोसेस होती, एक्सपेंशन होती। कौन सी एक्सपेंशन होती है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है। थियोरेटिकली आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है, हम थियोरेटिकल की बात कर रहे हैं। अब तुमने क्या किया बेटा, टरबाइन नहीं लगाया है यहां पे, टरबाइन की जगह सीधा एक पाइप से कंडेंसर और इवेपोरेटर को कनेक्ट कर दिया। अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बाद में हम देखेंगे क्या क्या चीजें उसमें हम लगा सकते हैं। अभी आप सिंपल ये मानो कि आपने पाइप लगा दिया जिससे आपने कंडेंसर और इवेपोरेटर को कनेक्ट कर दिया। प्रेशर कहां पे ज्यादा है, कंडेंसर में प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं पाइप लगाऊंगा तो रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता हुआ इवेपोरेटर में चला जाएगा। क्लियर। अगर मैं यहां पे टरबाइन लगाता तब भी वही काम होता, लेकिन टरबाइन लगाने से फायदा होता कि नुकसान होता, अगर मैं यहां पे टरबाइन लगाता तब भी कंडेंसर से इवेपोरेटर में फ्लूइड फ्लो करता हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। साथ में टरबाइन लगाने से क्या होता, मेरे को कुछ मैकेनिकल वर्क भी मिल जाता। ठीक है ना बेटा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती। तो अभी तुमने क्या किया, जो वर्क तुमको मिलने वाला था उस वर्क का तुमने नुकसान कर दिया। बात समझ में आ रही है। ये जो आपने वॉल्व लगाया तो आपको एक वर्क मिल सकता था जो आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइकिल को आपने क्या कर दिया, ये आपकी बन गई एक इरिवर्सिबल साइकिल। इस साइकिल को आपने बना दिया इरिवर्सिबल। अभी तक हमने जितनी साइकिल डिस्कस की हैं वो सभी साइकिल्स थियोरेटिकली रिवर्सिबल होती हैं, प्रैक्टिकली तो कोई साइकिल रिवर्सिबल होती नहीं है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एक इकलौती साइकिल है जो थियोरेटिकली भी इरिवर्सिबल है। करेक्ट। तो बेटा अब अगर टरबाइन लगाते तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती, पाइप लगा दिए तो कौन सी प्रोसेस होगी, कांस्टेंट प्रेशर कैसे हो जाएगा बाबू, कंडेंसर से आप इवेपोरेटर पे जा रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर तो हो ही नहीं सकता। यहां पे आप लगाओगे तो प्रोसेस होगी, एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसको हम कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, पाइप को हम प्रॉपरली इंसुलेट करके रखेंगे ताकि किसी प्रकार का हीट लॉस ना हो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। राइट दोस्तों, तो अब वीसीआर में मेरे को 0.4 कहां पे मिलेगा, 4 के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, फोर के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कहां मिलेगा ये बताओ यार, क्यों मिलना चाहिए राइट में, क्यों मिलना चाहिए राइट में। अरे बाबा एडियाबेटिक बोला तो इसका मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी पे चेंज नहीं होगा और प्रोसेस हो गई इरिवर्सिबल, तो इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए थी, तो इसका मतलब वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी, रेफ्रिजरेंट की एंट्रोपी क्या होगी, रेफ्रिजरेंट की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल पॉइंट देखो 3 से 4 का जो पॉइंट मेरे को मिलेगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं लिख लेता हूं 4 डैश और ये एक्चुअल पॉइंट है 4 जो हमको वीसीआर साइकिल में मिलेगा। डॉटेड लाइन से क्यों मैंने इसको लिखा है, रिप्रेजेंट किया, एक्चुअल साइकिल है, इसको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि 3 से 4 की जो प्रोसेस है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर। दोस्तों कौन से साइकिल में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वीसीआर में या रिवर्स रैंकाइन में,
साइकिल अपन लिख लेते हैं। रिवर्स रैंकाइन कौन सी है? रिवर्स रैंकाइन और वीसीआर। पावर प्लांट सॉरी रेफ्रिजरेशन में हम कौन सी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? रेफ्रिजरेशन में हम कौन सी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं? वीसीआर का करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी साइकिल रिवर्स रैंकाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? 1 2 3 4-1 और वीसीआर साइकिल जो है वो 1 2 3 4 है। किस साइकिल में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? रिवर्स रैंकाइन में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। रिवर्स रैंकाइन में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कैसे कंक्लूड किया बेटा? एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बच्चा एरिया तब निकाला जाता है जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। ठीक है, तो अगर मैं 1 2 3 4 का एरिया निकाल लेता हूं तब तो वो मेरे को रिवर्स रैंकाइन में वर्डन दे देगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन 1 2 3 4 का एरिया वीसीआर का वर्डन नहीं देगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि 1 2 3 4 जो है वो एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो एरिया से मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। अब बताओ किसमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? नेटवर्क किसमें ज्यादा लगेगा? अच्छा, कंप्रेशन वर्क किसमें ज्यादा है? हाँ, दोनों में सेम है। वीसीआर में तुमको कोई वर्क मिला क्या टरबाइन में? रिवर्स रैंकाइन में कुछ मिलता? रिवर्स रैंकाइन में कुछ मिलता? नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज नेटवर्क? कंप्रेशन माइनस टरबाइन। तो वीसीआर में तो वीटी 0 हो गया। रिवर्स रैंकाइन में कुछ हल्का फुल्का मिलता तो डब्ल्यू नेट जो है वो मेरे को कम करना पड़ता। तो मैं रिवर्स रैंकाइन यूज करता तो मेरे को कम वर्क इनपुट करना पड़ता। अब ये बताओ कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रिवर्स रैंकाइन में कितना मिल रहा है? H3 माइनस। क्या पढ़ रहे हो बेटा? कितनी बार एक ही लाइन को बोलूंगा? एक सिंपल सी लाइन आप याद नहीं रखते हो? जहां कहा मिल हाँ, H1 माइनस H4 और यहां कितना मिला? H1 माइनस H4। कौन सा ज्यादा है? रिवर्स रैंकाइन में मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी ज्यादा मिलता और रिवर्स रैंकाइन में मेरे को वर्क भी कम करना पड़ता। तो ऑब्वियसली सीओपी जो था वो रिवर्स रैंकाइन का ज्यादा ही होने वाला था। और वो बस सिंपल लैंग्वेज में बिना कोई कैलकुलेशन के भी बोल सकता हूं कि रिवर्स रैंकाइन जो है वो रिवर्सिबल साइकिल थी और वीसीआर जो है वो इरिवर्सिबल साइकिल है। तो थियोरिटिकली कौन सी साइकिल ज्यादा बेनिफिशियल होगी? जो रिवर्सिबल साइकिल होगी थियोरिटिकली वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। करेक्ट है। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि फिर हम प्रैक्टिकली रिवर्स रैंकाइन का इस्तेमाल काहे नहीं करते हैं? क्यों हम एक इरिवर्सिबल साइकिल को यूज में लेके आते हैं? वीसीआर में वर्कनेट ज्यादा मिल रहा है बाबा, यहां पे मिल नहीं रहा है, यहां करना पड़ रहा है। और वीसीआर में कम करना, वीसीआर में ज्यादा करना पड़ रहा है, यहां मिल नहीं रहा है ना? यहां करना पड़ रहा है तो नुकसान हो रहा है, मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है वीसीआर में। देखो, अब सुनो इस बात को, हर चीज खाली कॉपी और पेन पे डिस्कस नहीं की जा सकती। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रैक्टिकली। तो यहां पे प्रैक्टिकली रिवर्स रैंकाइन अगर मैं यूज करता तो 3 से 4 के बीच में मैं टरबाइन यानी कि एक एक्सपांडर का इस्तेमाल करता। एक्सपांडर या टरबाइन का इस्तेमाल करना पड़ता मेरे को। आ रही बात समझ में बच्चे? एक्सपांडर की जगह मैंने लगा दिया एक पाइप। कॉस्ट किसका ज्यादा आएगा, टरबाइन का कि पाइप का? डेफिनेटली टरबाइन का कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू पाइप के कॉस्ट के। अच्छा जी, दूसरी बात कि अगर मैं एक्सपांडर लगाऊंगा या टरबाइन लगाऊंगा तो वो डील किसको करेगा? लिक्विड को डील करेगा। लिक्विड को डील करेगा तो क्या होगा? कोरोजन होगा।
यानी कि आपका एक एक्सपांडर या टरबाइन जो आपने लगाया था वो पहले तो उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गया, और दूसरा प्रैक्टिकली ये होने वाला है कि वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपको थ्योरेटिकल फायदे दिख रहे थे रिवर्स रैंकाइन में, प्रैक्टिकली वो कोई फायदा होने वाला है नहीं। यहां पे एक्सपांशन किसका हो रहा है? एक्सपांशन जो हो रहा है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है। आपने रैंकाइन साइकिल सॉल्व करी थी, रैंकाइन साइकिल में आपने देखा होगा कि पंप वर्क जो था वो निग्लिजिबल था एज कंपेयर टू टरबाइन वर्क। तो बेटा यहां पे आप टरबाइन लगा भी देते तो जो वर्क मिलता वो निग्लिजिबल होता। एक तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस मानते, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस तो वो भी इरिवर्सिबल ही होती, तो जो वर्क आपको मिलने वाला होता वो एकदम निग्लिजिबल वर्क होता। करेक्ट है? तो अगर मैं टरबाइन लगा भी दूं मान लो, तो जो मेरे को थ्योरेटिकल एडवांटेज मिल रहे हैं प्रैक्टिकली वो एडवांटेज मेरे को मिलने वाले नहीं है। और प्रैक्टिकली होने वाला क्या है कि मेरे प्लांट का कॉस्ट मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, जिसका मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। और मेंटेनेंस तो आप भूल जाओ, मेंटेनेंस तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज द रीजन कि हम यहां पे एक रिवर्सिबल साइकिल की जगह एक इररिवर्सिबल साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आई ये बात? चलिए, पाइप यानी टरबाइन, एक्सपांडर यानी कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, एक्सपांडर यानी कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पाइप को थ्रॉटल वॉल्व बोलते हैं, थ्रॉटल वॉल्व। अभी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल साइकिल पे, अपन जब आएंगे तो उसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे। चलिए, वीसीआर साइकिल जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, लेकिन वीसीआर साइकिल को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए सबसे आसान ग्राफ है वो है प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। तो यहां पे मेरे को ड्रॉ करना है प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। चलो बच्चों, इसका हम पीएच डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक पहले तो आप इसका ग्राफ का नेचर देख लीजिए, सैचुरेशन कर्व का। टीएस डायग्राम में हम सैचुरेशन कर्व जो है वो इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, राइट। पीएच डायग्राम में सैचुरेशन कर्व जो है वो इस प्रकार से ड्रॉ होता है। पीएच डायग्राम में सैचुरेशन की लाइन है वो इस प्रकार से ड्रॉ होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, तभी आपको आगे प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी। चलिए, अब मेरे को पीएच डायग्राम ड्रॉ करना है स्टेट वन मैंने लिया है, इनलेट टू द कंप्रेसर, इनलेट टू द कंप्रेसर। ये मैंने पॉइंट 1 लिया है यहां पे, इनलेट टू द कंप्रेसर। पॉइंट 2 मेरे को कहां मिलेगा? 1 से 2 क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, इधर मिलेगा। बेटा आप वर्क कर रहे हो तो वर्क अल्टीमेटली जा कहां रहा है? दैट विल इंक्रीज द एंथैल्पी। ये टीएस डायग्राम नहीं है, ये पीएच डायग्राम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्या होगा जब आप इस पे वर्क करोगे तो ये इधर जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? तो यहां मेरे को मिला पॉइंट 2। क्लियर? 2 पे आप कहां जा रहे हो? 2 में आप कहां जा रहे हो? 2 में आप जा रहे हो कंडेंसर में। कंडेंसर में कौन सी प्रोसेस होगी? सॉरी, हाँ, हीट रिजेक्शन होगा। प्रोसेस क्या होगी? आइसोबारिक प्रोसेस होगी। तो सिंपल वीसीआर साइकिल में जो पॉइंट 3 होता है उसको मैं सैचुरेशन लाइन पे लेता हूं, राइट। पॉइंट 4 कहां मिलेगा?
0.4 कहाँ मिलेगा? हाँ, कैसे ड्रॉ करूंगा? कर्व के अंदर मिलेगा, कैसे ड्रॉ करूंगा? 3 to 4 कैसे ड्रॉ करूंगा? हाँ, स्लैंट लाइन बनानी पड़ेगी। स्लैंट लाइन नहीं बनानी पड़ेगी बाबू, वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि 3 से 4 जो है वो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ये आपका ड्रॉ हो गया 1 2 3 4। दोस्तों एक चीज फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखने के लिए कि सैचुरेशन कर्व का जो नेचर है वो पीएच डायग्राम में और टीएस डायग्राम में अलग अलग है। अगर आप पीएच डायग्राम में ये वाला कर्व बना दोगे तो फिर आपके आंसर्स गलत निकलेंगे। तो नेचर जो है वो आप पीएच कर्व का याद रखिए, सैचुरेशन कर्व का पीएच डायग्राम में। चलिए अब ये साइकिल को मेरे को सॉल्व करना है। इस साइकिल को हम कहते हैं सिंपल वीसीआर। सिंपल वीसीआर, ये साइकिल जो है वो सिंपल वीसीआर साइकिल है जो कि प्रैक्टिकली यूज में नहीं आती है, लेकिन बस हम प्रोसेस को समझने के लिए इस साइकिल को यूज कर रहे हैं। इन सिंपल वीसीआर exit to the compressor, sorry, exit to the condenser is saturated liquid in actual VCR. It is subcooled liquid. It is subcooled liquid. दोस्तों एक्चुअल जो वीसीआर होगा उसमें 0.3 मेरे को कहां मिलेगा? 3 के लेफ्ट साइड, राइट साइड? 3 के लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट। क्यों मिलेगा और क्यों वो जरूरी है वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं ये सिंपल वीसीआर साइकिल को सॉल्व करना है, ठीक है। इस साइकिल को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को इसका सीओपी निकालना है, मेरे को इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को सारे पॉइंट्स पे एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी, करेक्ट है। सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कंडेंसर एंड इवेपोरेटर प्रेशर्स आर गिवन। टेम्परेचर लिख लो, चलो प्रेशर की जगह आप टेम्परेचर लिख लो। कंडेंसर एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर्स आर गिवन and inlet to the compressor is superheated. सॉरी, इनलेट टू द कंप्रेसर अपन लिख लेते हैं यहां पे सैचुरेटेड वेपर। क्लियर? मान लो आपको बोल रहा है कि आपका कंडेंसर प्रेशर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इवेपोरेटर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? इनलेट टू द कंप्रेसर इज सैचुरेटेड वेपर। क्या ये सफिशिएंट है चारों पॉइंट पर एंथैल्पी निकालने के लिए? नहीं। क्या चाहिए? और कंप्रेसर का क्या? चलो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, अभी ज्यादा मैं आपको, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो अभी के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे को दिया हुआ है कंडेंसर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर और इनलेट टू द कंप्रेसर इज सैचुरेटेड वेपर।
Inlet to the compressor is saturated vapor. Is it sufficient to solve the cycle? कैसे होगा? यहां पे 1 पे प्रेशर जो है वो किसके बराबर है? कंप्रेसर प्रेशर क्या होता है भाई? कंप्रेसर में तो प्रेशर बदलता है. इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर है 1 पे प्रेशर. ठीक है. 1 से 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. 1 से 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. राइट. तो 2 पे मैं एंट्रोपी निकाल लूंगा. 2 पे मेरे को क्या मालूम चल गया? ड्राइनेस फ्रैक्शन. एंट्रोपी मालूम चल गया बाबू, और प्रेशर मालूम है ना. तो 2 पे मेरे को प्रेशर मालूम चल गया, और क्या मालूम चल गया? एंट्रोपी मालूम चल गया. इज दैट क्लियर? 3 पे 3 पे प्रेशर मालूम है, और मेरे को मालूम है कि सैचुरेटेड लिक्विड है. तो H3 निकल गया. हाउ डू आई फाइंड आउट H4? H3 इक्वल टू H4. H3 इक्वल टू H4. अच्छा, अब यहां पे दोस्तों जो वर्किंग सब्सटेंस है वो वाटर है क्या? वेपर है. किसका वेपर है? वो किसी रेफ्रिजरेंट का वेपर होगा. वो किसी रेफ्रिजरेंट का वेपर होगा. तो यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम स्टीम के लिए सॉल्व करते हैं तो स्टीम टेबल हमारे पास में रहता है. तो पॉइंट 2 पे प्रॉपर्टी जो है वो हम सुपरहीटेड स्टीम की टेबल में जाके निकाल लेते हैं. राइट. लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं रेफ्रिजरेंट की, तो नॉर्मली सुपरहीटेड स्टीम की सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी टेबल मेरे को गिवन नहीं रहती, और गेट के एग्जाम में तो वैसे भी नहीं गिवन रहती. तो यहां पे हमको क्या करना है? यहां पे हमको करना है कि 1 से लेके 2 तक इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज आइडियल गैस, क्योंकि वेपर डोम के बाहर है. वेपर डोम के बाहर है, तो 1 से लेके 2 तक हम इसको डील कर सकते हैं एज अ आइडियल गैस. तो आइडियल गैस की तरह यूज करके हम पॉइंट 2 पे इसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे. आइए बात समझ में क्लियर हुआ ये? चलिए. इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटर प्रेशर. मैं 2 साइकिल आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे को खुद से आंसर देना क्या इफेक्ट होगा. आपके सामने 2 साइकिल है. 2 साइकिल है. एक साइकिल है 1 2 3 एंड 4. राइट. ये होगी साइकिल 1. साइकिल 2 है 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश. करेक्ट. किसमें इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा है? किसमें इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा है? साइकिल 1 और साइकिल 2 अपन बोलते हैं अभी, है ना. किसमें इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा है? साइकिल 1 में. ठीक है बच्चों. इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब कि लोअर टेम्परेचर क्या होगा? लोअर टेम्परेचर ऑफ द साइकिल क्या होगा? तुम बताओ क्या है इवेपोरेटर प्रेशर? कहां से कहां तक का प्रेशर है इसमें? इस वाले डायग्राम में आ जाओ. चलो. क्या क्या डिवाइस लगी हुई है यहाँ? 1 से 2 के बीच में क्या लगा हुआ है?
1 से 2 में क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर लगा हुआ है। 2 से 3 के बीच में क्या लगा हुआ है? उसका नाम बोले, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 2 से 3 के बीच में क्या लगा हुआ है? लगा लो कंडेंसर। 3 से 4 के बीच में क्या लगा हुआ है? एक्सपांशन वॉल्व लगा हुआ है। 4 से 1 के बीच में क्या लगा हुआ है? तुम बताओ इवेपोरेटर प्रेशर क्या होगा? 4 से 1 वाला जो प्रेशर है वो इवेपोरेटर प्रेशर हुआ। करेक्ट है। तो इवेपोरेटर प्रेशर जो है, इवेपोरेटर प्रेशर PE1 इज ग्रेटर देन PE2। डायग्राम देख के समझना है, याद करने का कोई खेल है ही नहीं, कहीं पे भी याद अपने को करना ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अगर PE1 ज्यादा है और PE1 ज्यादा है PE2 के कंपैरिजन में, तो किस साइकिल में लोअर टेम्परेचर हायर होगा? वन में। तो लोअर टेम्परेचर ऑफ 1 इज हायर देन लोअर टेम्परेचर ऑफ 2। ठीक है, अभी अपनी साइकिल पे तो बाद में आएंगे, इसको समझना तो बहुत आसान है। अपन बेसिक से बात करते हैं। अगर मान लो एक कार्नोट साइकिल होती, कार्नोट साइकिल को अपन एक बेसिक साइकिल लेके चलते हैं। कार्नोट साइकिल में सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? कार्नोट साइकिल की बात कर रहा हूं बेटा। टीएल डिवाइडेड बाई टीएच माइनस टीएल। करेक्ट है। टीएल जितना ज्यादा होगा सीओपी उतना ज्यादा होगा। टीएल जितना ज्यादा होगा, जितना लोअर टेम्परेचर आप जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना आपको। सिंपल से कॉमन सेंस की बात है, कोई ज्यादा विज्ञान नहीं है। मेरे को मान ले रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन करना है और मेरे को रूम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, कब मेरे को ज्यादा वर्क लगेगा? ऑब्वियसली जब मैं लोअर टेम्परेचर से हीट निकालूंगा तो ज्यादा वर्क मेरे को करना पड़ेगा। तो लोअर टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो सीओपी ज्यादा होगा। एकदम सिंपल है। अब कौन से साइकिल में लोअर टेम्परेचर ज्यादा है? 1 में ज्यादा है। तो बिना मैं पीएच डायग्राम को देखे ये तो कंक्लूड कर सकता हूं कि सीओपी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन सीओपी ऑफ 2। ठीक है। और अगर पीएच डायग्राम है तब तो कुछ करना ही नहीं है, साफ साफ मेरे को दिख जाता है। देखो, जैसे ही आप इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा रहे हो, इवेपोरेटर प्रेशर को आपने बढ़ाया तो आपका वार्डन 1 से 2 तक कम हो गया और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको ज्यादा मिला। दिख रहा है? यहां पे आपको मिला H4 माइनस H1 और यहां पे क्या मिला? H4 डैश माइनस H1। अब देखो यहां पे अगर आप डायग्राम इसका गलत बनाओगे, सैचुरेशन कर्व को आप गलत बनाओगे, तो फिर आपको लगेगा कि नीचे आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये मान लो होती साइकिल, अगर मैं इसको ऐसा बना देता, मान लो ऐसा अगर मैं साइकिल बनाता, जैसे टीएच डायग्राम में बनाता हूं, तो मेरे को क्या लगता है नीचे जो है वो मेरे को ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे को पीएच डायग्राम पे दिखाई दे रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो नीचे कम मिल रहा है। आई बात समझ में? तो अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर को कम कर रहे हो तो आप प्लांट के सीओपी पे क्या असर डाल रहे हो? इवेपोरेटर प्रेशर को आप कम कर रहे हो, इसका मतलब आप टेम्परेचर लोअर करना चाह रहे हो। ठीक है ना? जितना आप टेम्परेचर लोअर करना चाहोगे उतना मेरे रेफ्रिजरेटर को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका सीओपी डिक्रीज होगा। तो ये डायग्राम से अपने को समझ में आ गया, इवेपोरेटर प्रेशर अपन बढ़ा रहे हैं तो सीओपी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या इवेपोरेटर प्रेशर मेरे हाथ में है क्या कंट्रोल करना? प्रैक्टिकली इवेपोरेटर प्रेशर मेरे हाथ में नहीं है। कैसे डिपेंड करेगा इवेपोरेटर प्रेशर? इवेपोरेटर प्रेशर डिपेंड करेगा बेटा कि कितना टेम्परेचर मेरे को मेंटेन करना है। अगर मेरे को लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो मेरे को इवेपोरेटर प्रेशर को कम करना पड़ेगा। इवेपोरेटर प्रेशर कम होगा तो काम ज्यादा होगा।
एम आई क्लियर? बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसको अगर आप बिना डायग्राम ना देखो ना, बिना कॉपी किताब के भी आप इसको समझ सकते हो, अगर आपका सेकेंड लॉ का फंडा क्लियर है तो कॉपी किताब की भी जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक से समझ सकते हो। डायग्राम सामने दिख जाए तो फिर गधा भी कोई समझा सकता है। अगर डायग्राम अपने को दिख रहा है, यहाँ पे पीएच डायग्राम दिख रहा है, तो इसको समझाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। डायग्राम देख के मेरे को दिख रहा है कि नहीं कि जब मैं इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, सीओपी बढ़ रहा है। इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा वर्क डन, कंप्रेसर वर्क जो है वो कम हो रहा है, और मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरे को ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो यहां से पीएच डायग्राम से तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में आपको बिना डायग्राम से पूछता हूं, खुद आंसर करो। इफेक्ट ऑफ कंडेंसर प्रेशर। अगर मैं कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो मैं हायर टेम्परेचर पे क्या असर डाल रहा हूं, हायर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप मेरे को बताओगे अगर कंडेंसर प्रेशर बढ़ेगा तो सीओपी पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, कंडेंसर प्रेशर को आप बढ़ाओगे, सीओपी घटेगा। कैसे घटेगा, इधर आके देख लो। टीएच को आप बढ़ा रहे हो, सीओपी घट रहा है, सिंपल। कोई मैंने पीएच डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, एंड यू वेर एबल टू आंसर बाय द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलो अब पीएच डायग्राम देख लोगे तो फिर तो मेरे को कुछ समझाने की जरूरत बचती ही नहीं है। अगर मैं इसका पीएच डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर दूं, बताओ जी, सही ड्रॉ किया है मैंने डायग्राम? कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सी साइकिल में? 1 2 3 4 जो है वो साइकिल 1 है, और 1 2 3 4 साइकिल 2 है। 2 में कंडेंसर प्रेशर ज्यादा है, कौन सी साइकिल का सीओपी ज्यादा है? 1 का सीओपी ज्यादा होगा। क्यों? 1 में कम वर्क करना पड़ा, 1 में मेरे को वर्क करना पड़ा H2 माइनस H1, और यहां करना पड़ा H2 डैश माइनस H1, राइट। और यहां पे जो मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला वो मिला H4 माइनस H1 माइनस H4, और यहां पे मेरे को मिला H1 माइनस H4 डैश। क्लियर? तो बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप खुद से ही फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सी साइकिल में हमने सुपर हीटिंग ज्यादा किया है? दो साइकिल है फिर से यार, 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 4 में सुपर हीटिंग ज्यादा है। सुपर हीटिंग का इफेक्ट इस डायग्राम में तो खैर आपको समझ में नहीं आएगा, इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम से तो क्या आपको यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन से साइकिल में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा मेरे को? साइकिल में लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो आपका इस डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आपको दिख जाएगा। दो साइकिल है, एक साइकिल है मेरी 1 2 3 और 4, दूसरी साइकिल है मेरी 1 डैश 2 डैश 3 और 4, करेक्ट है।
सुपर हीटिंग जो है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग जो है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग जो है वो साइकिल किस में ज्यादा है? साइकिल सुपर हीटिंग जो है वो 2 में ज्यादा है एज कंपेयर टू सुपर हीटिंग इन साइकिल 1। क्लियर? अब अगर तुम इस साइकिल को कंपेयर कर रहे हो बाबू सुविज्ञ, तो यहां तो तुमको लग रहा है कि दोनों वर्क बराबर है, लेकिन तुम जो पहले पढ़े हो थोड़ा सा उसको रिकॉल करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइकिल में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हाँ, 1 साइकिल कौन सी है? नहीं बाबू, यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप कंप्रेशन को राइट साइड में लेके जा रहे हो ना, और राइट साइड में लाइन का डिफरेंस बढ़ जाता है, तो साइकिल 2 में जो मेरे को नेटवर्क मिलेगा, साइकिल 2 कौन सी है अपनी? 1 डैश 2 डैश। साइकिल 2 में मेरे को वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू साइकिल 1 के। करेक्ट है? सीओपी पे अगर आप देखोगे तो सुपर हीटिंग करने से सीओपी इंक्रीज, सीओपी का सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। सुपर हीटिंग जब आप ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, सुपर हीटिंग को जब आप कर रहे हो, देखो इस साइकिल में हमने सुपर हीटिंग की नहीं थी, ये अपनी साइकिल जो थी 1 2 3 4 इसमें सुपर हीटिंग 0 था कंप्रेसर में घुसने से पहले, इसमें कंप्रेसर से घुसने से पहले हमने सुपर हीटिंग करी। तो जब हमने सुपर हीटिंग करी तो वर्क पर क्या असर पड़ा? मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ? भैया यहां वर्क मिल नहीं रहा है, यहां वर्क करना पड़ रहा है। तो यहां पे मैं सुपर हीटिंग जब कर रहा हूं तो वर्क के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या मिल रहा है, फायदा कि नुकसान? नुकसान। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर सुपर हीटिंग करेंगे तो सीओपी पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी? डायरेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन जब हम सुपर हीटिंग करते हैं, जब हम सुपर हीटिंग करते हैं तो सीओपी रिड्यूस होता है, सीओपी रिड्यूस होता है, लेकिन हर प्रैक्टिकल साइकिल में आपको सुपर हीटिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है वो अपन डिस्कस करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी यहां 1 पे आप कहां एंटर हो रहे हो, कंप्रेसर में एंटर हो रहे हो, तो हम ये नहीं चाहते कि भूले भटके कोई लिक्विड पार्टिकल कंडेंसर में एंटर हो जाए। तो कंप्रेसर में एंटर होने से पहले अ लिटिल अमाउंट ऑफ सुपर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। और जैसा आप देखोगे कि आप सुपर हीटिंग कर रहे हो तो वर्क आउटपुट को आप, सॉरी वर्क इनपुट को, गलत बोल दिया मैंने, वर्क इनपुट को आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे को सुपर हीटिंग करनी पड़ेगी। और यहां पे आप थोड़ा सा फायदा भी देख सकते हो कि जब आप सुपर हीटिंग कर रहे हो तो आपका क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो स्लाइटली इंक्रीज भी हो रहा है। चलिए चौथा पैरामीटर देख लेते हैं। चलिए जी, कौन से साइकिल में मैंने कंडेंसर से निकलने के बाद 2 साइकिल में लिख लेता हूं, 1 2 3 4 कॉलिंग साइकिल 1 एंड 1 2 3 डैश 4 डैश कॉलिंग साइकिल 2। कौन से साइकिल में मैंने कंडेंसर से निकलने के बाद सब कूलिंग करी है? साइकिल 2 में करी है, करेक्ट है। कौन सी साइकिल आपको ज्यादा इफेक्टिव दिख रही है? जिसमें आपने सब कूलिंग करी है वो साइकिल आपको ज्यादा इफेक्टिव दिख रही है कि नहीं? ठीक बात है। अभी अपन प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को समझते हैं जरा। यहां पे एसी लगा हुआ है, एसी के 4 कंपोनेंट हमने पढ़े, कौन कौन से? इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। रूम के अंदर क्या लगा हुआ है? रूम के अंदर क्या लगा हुआ है? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या हुआ, लिक्विड रेफ्रिजरेंट काहे में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो काहे में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया वेपर में, करेक्ट है। अब
लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो कंप्रेसर में, क्यों जा रहे हो कंप्रेसर में, क्या जरूरत है कंप्रेसर की, सीधे चले जाओ कंडेंसर में। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्यों जा रहे हो बेटा कंडेंसर में, कंडेंसर कहां लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, यहां का टेम्परेचर है 25 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तभी तो एसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ठीक है। हाँ, कंडेंसर में आपने क्या करना है, कंडेंसर में आपको वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कितने डिग्री पे, 40 डिग्री पे, ठीक है बेटा। 25 डिग्री पे रूम के अंदर जब रेफ्रिजरेंट आया तो क्या हो गया उसके साथ में, 25 डिग्री में रूम में जब रेफ्रिजरेंट एंटर हुआ तो क्या हो गया उसके साथ में, लिक्विड बन के आया था, वेपर बन के गया, हमारी ये सिंपल सा है, लिक्विड बन के आया था रूम के अंदर, 25 डिग्री में वो वेपर बन गया, ठीक बात है। और 40 डिग्री में मैं क्या चाहता हूं, तो कैसे बनेगा बाबू, कैसे बनेगा, कंडेंसर लगाने से काम थोड़ी ना होगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्या करना पड़ेगा मेरे को, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वो बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं है मेरी, मेरे को मेरा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि 25 डिग्री पे जो वेपर था वो 40 डिग्री पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, चलो बेटा। तो अब कंप्रेसर से आप जब बाहर निकले तो मान लेते हैं कि यहां पे जो टेम्परेचर था दैट इज से यहां पे मैं टेम्परेचर मान लेता हूं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 3 डैश पे टेम्परेचर क्या होगा, 3 डैश पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, ठीक है ना। बाहर का टेम्परेचर कितना है, 40 है, 3 डैश पे मैं टेम्परेचर मान लेता हूं 38 है, ठीक है। आपने क्या बोला, कौन सी साइकिल ज्यादा अच्छी है, जिसमें सब कूलिंग की थी या जिसमें नहीं की थी, सब कूलिंग वाली अच्छी थी, तो किए जाओ सब कूलिंग, समस्या क्या है, समस्या ये है बाबू बाहर का तापमान तो 40 है, अब इसको 40 से 38 पे लाओगे कैसे, बात समझ में आ रही है, इसको सबकूल करोगे कैसे, इसको सबकूल करोगे कैसे, तो बच्चों कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकली सबकूल कैसे करते हैं और सबकूलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, और सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग कहां करते हैं, कंप्रेसर में इनलेट से पहले हम सुपर हीटिंग करते हैं, उसको हमने डिस्कस किया क्यों करते हैं, ताकि कोई वेपर पार्टिकल कंप्रेसर में एंटर ना हो जाए। उसी प्रकार से सब कूलिंग करना भी एक्चुअल साइकिल में रिक्वायर्ड है, लेकिन हम करेंगे कैसे, क्योंकि सब कूलिंग करने के लिए तो मेरे को 38 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचना है और बाहर का तापमान तो 40 डिग्री है, तो बाहर तो 40 का 38 होगा नहीं, लेकिन सब कूलिंग प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकली, कैन यू आंसर मी, नहीं प्रैक्टिकली इसलिए रिक्वायर्ड है, वो तो ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा वो तो अलग बात है बेटा। अगर आप यहां से एक्सपांशन करना शुरू कर देते हो, मान लो ये आप 0.3 से एक्सपांशन करते हो, तो जैसे जैसे आप एक्सपांशन करोगे वेपर की क्वांटिटी, कहां पे आपको वेपर ज्यादा मिलेगा, सब कूलिंग की कंडीशन में या विदाउट सब कूलिंग, विदाउट सब कूलिंग आपको वेपर ज्यादा मिलेगा, तो वेपर जब ज्यादा पाइप में जाएगा तो वेपर क्या करेगा, आपके रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रोक देगा, जब वेपर यहाँ पे क्या होगा, हमने लगाया क्या, हमने एक पाइप लगाई है ना, अब पाइप में वेपर वेपर जब जमा हो जाएगा तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो बाधित हो जाएगा। तो रियल साइकिल में सब कूलिंग जो है वो मस्ट है, प्रैक्टिकली सब कूलिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप सब कूलिंग नहीं करोगे तो प्रॉपर फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे,
क्योंकि वेपर जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फ्लो को चोक कर देगा। तो एक्चुअल साइकिल में हमको सब कूलिंग भी करनी है और सुपर हीटिंग भी करनी है। तो दोनों काम हम कल की क्लास में साथ में करेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? ज्यादा ओवरडोज हुआ क्या? हाँ, ओवरडोज हुआ, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि खत्म करूंगा। एक बार जाके घर पे रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगी तो आके डिस्कस करना चाह रहा है। क्या ऑनलाइन अटेंड कर रहा है क्लासेस? क्या कर रहा है? चल रहा है तेरा? निकाल लेगा, बस लग जा 6 महीने के लिए। 6 महीने लग जा, मैं बता रहा हूं। तुम्हारे कॉलेज से तुम पूछना 2016-17 तक कितने बंदे 100 के अंदर रैंक लेके आते थे। अब तो 100 छोड़ दो, क्वालिफाई करने वाले बंदे गिने चुने मिलेंगे तुमको। जो गेट क्वालिफाई किए वो बंदे गिने चुने मिलेंगे। ये रीजन सब वही है, ऑनलाइन कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप क्लास में आए, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, वो तो किताब में भी दिया हुआ है, वो तो कहीं भी मिल सकता है। डिसिप्लिन होती है। अगर वो डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। देखो, हर चीज के प्रो और कॉन्स होते हैं। ऑनलाइन कोचिंग का प्रो है कि मेरे को रात को मन करेगा तो मैं रात को उठ के पढ़ लिया, पर वो दिखता है कि ऐसा अच्छा है, वो होता नहीं है। मैं पढ़ता नहीं हूं किताब, तो मैं सेमेस्टर के शुरुआत में ले लेता हूं। किताब तो रखी है, जब मन करेगा पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ता हूं क्या मैं? ऑफलाइन कोचिंग का फायदा ये है कि डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन होता है, वो करना है। आप जाके पूछो 4 साल पहले तक क्या रिजल्ट निकलते थे। उसके बाद फिर दाएं बाएं आप लोग भटकने लग गए, आपके कॉलेज वालों ने भड़काया, इधर उधर ये कोचिंग वो कोचिंग की जाने के चक्कर में आज आप देखो तो गेट बीआईटी से भी गेट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप लोग अभी भी लग जाओ, कैपेबिलिटी है, आप लोग अच्छा कर लोगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, और विश्वास तभी आएगा जब कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे। कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, टेस्ट दोगे, आसानी से निकाल लोगे। मैंने कल मैसेज भी किया था, इस साल तुम देखना सबसे कम कंपटीशन होने वाला है गेट का। तो टाइम बर्बाद मत करो, लग जाओ। अगर देखो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेहनत करनी है। तो कल करूं कि आज करूं? एक दिन क्यों खराब करूं, राइट? तो लग जाओ, अच्छा कर लोगे तुम लोग, ठीक है? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।